हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस स्पाइस में। आज से हम एक नया टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहे हैं। वो है हर वर्ल्ड चैंपियन के बारे में हम कुछ जानना चाहेंगे, उसके गेम्स को स्टडी करना चाहेंगे और हर एक वर्ल्ड चैंपियन कौन सा क्वालिटी लेकर आता है और कैसे चेस का गेम इंप्रूव होते रहा फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियन से अभी लास्ट तक। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी वर्ल्ड चैंपियन के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हमें पॉल मर्फी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। स्टेनिट्स पहला वर्ल्ड चैंपियन था, लेकिन उसके पहले जो चेस था किस तरह से था उसको जानने के लिए हमें पॉल मर्फी को जानना बहुत जरूरी है। और उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगा। पॉल मर्फी 19 इयर्स के एज में चेस सीन में आया 1858 में, और उस टाइम ऐसा था कि उसने 2 ही साल में पूरा जो वकालती का कोर्स है उसको कंप्लीट कर लिया था। और उसके बाद हुआ ऐसा कि 21 इयर्स के एज तक वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता था, क्वालिफाइड लॉयर होने के बावजूद भी। वहां का कानून इस तरह का था। तो उसने सोचा कि इस फ्री टाइम में अपना जो हॉबी है चेस उस पर ध्यान देता हूँ, और उसने चेस पे वर्क करना शुरू किया और उसके जो फेमस गेम्स मिलना शुरू हो जाते हैं वो 1958 से मिलना शुरू हो जाते हैं। इसमें उसने 3 साल चेस खेला और पूरा चेस वर्ल्ड को डोमिनेट किया। उस समय का स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर जो माना जाता था एंडरसन, उसको भी उसने काफी इजीली बीट किया। तो हम पॉल मर्फी को बेताज बादशाह कह सकते हैं। तब वर्ल्ड चैंपियनशिप मैचेस होते नहीं थे। तो पहला जो वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच हुआ था स्टेनिट्स का वो हुआ था 1886 में। तो ये लगभग उससे 30 साल पहले की बात है। और मर्फी के बारे में खास ये है कि वो अपने टाइम से बहुत आगे था, और जो कंसेप्ट अभी 20th सेंचुरी में जो ग्रैंड मास्टर्स यूज करने लगे सब मर्फी के गेम्स के वजह से ज्यादा पॉपुलर है। तो 2 खास चीजें, एक गैरी कास्पारोव ने खुद बताया मर्फी के बारे में कि उसको कहा है द फोरफादर ऑफ मॉडर्न चेस, तो बहुत हाई प्रेज किया है मर्फी को। और दूसरा बॉबी फिशर ने कहा है परहैप्स द मोस्ट एक्यूरेट प्लेयर एवर लिव्ड। तो ये 2 बड़े कमेंट्स है, कोट्स है मर्फी के ऊपर इन 2 प्लेयर्स के। तो हम मर्फी के कुछ गेम्स देखने जा रहे हैं। तो आज मैं 2 गेम्स दिखाने जा रहा हूं जिसमें हम समझेंगे कि बेसिक कंसेप्ट्स में मर्फी किस तरह से किस एस्पेक्ट ऑफ गेम में समय से बहुत आगे था। एक तो था डेवलपमेंट को पहचानना, जिसके ऊपर ये सारे गेम्स, आप सारे गेम्स में कॉमन देखोगे मर्फी के सैक्रिफाइसेस कभी कभी अनसाउंड होते हैं, ज्यादातर डेवलपमेंट प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होते हैं। अच्छा पोजीशन के बाद कॉम्बिनेशन बनता है, और जनरली उठ पटांग सैक्रिफाइसेस नहीं होते। अच्छा क्वालिटी ऑफ पोजीशन से कॉम्बिनेशन बनता है। तो इसको दिखाने के लिए 2 गेम्स लाया हूं। बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि गेम्स रिलेटिवली इजी है। तो जल्दी से चलते हैं गेम्स पर। तो पहला जो गेम है पॉल मर्फी वर्सेस अलोन्जो मर्फी गेम है। जल्दी से ओपनिंग पर चलते हैं। E4, E5, NF3, NC6, बिशप C4, बिशप C5। और एक खास बात आप देखोगे कि मर्फी बहुत सारे गैम्बिट्स को यूज करता था डेवलपमेंट में आगे होने के लिए। ये भी एक जो क्वालिटी है, उस वक्त काफी मास्टर्स जो है हमेशा ऐसा जरूरी नहीं होता था कि वो गैम्बिट्स को यूज करे। पर मर्फी के गेम्स में आप खास बात देखोगे अर्ली ओपनिंग से ही गैम्बिट्स का यूज होता था। ओपनिंग का प्रिपरेशन उसका उस टाइम के हिसाब से बहुत अच्छा था। तो B4 इसको कहते हैं इवांस गैम्बिट। बिशप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे ताकि सेंटर पे कंट्रोल मिले। बिशप टेक्स B4, C3, बिशप C5। अभी बिशप A5 को मॉडर्न मेन लाइन समझा जाता है। D4, E टेक्स D, C टेक्स D। और व्हाइट को मिल गया स्ट्रॉन्ग सेंटर पॉन के बदले में। शायद BB4 चेक करना बहुत ही जरूरी है। फिर भी BD2, ND2 के बाद व्हाइट का पोजीशन बेटर ही रहेगा, सेंटर बहुत सुपीरियर है। BB6 डेफिनेटली खराब मूव है। व्हाइट ने किया कैसल। अब कैसल होते ही देख सकते हो, देखिए एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट्स पे सेंटर कंट्रोल है, बेटर डेवलपमेंट है। अब D5, E5 से सेंटर ब्रेक होने वाला है। तो अभी यहाँ पे ब्लैक ने सोचा इस बिशप को, डेंजरस बिशप को हटाना जरूरी है, तो खेला NA5। और एक चीज आप देखोगे उस टाइम के प्लेयर्स और मर्फी के प्लेइंग लेवल में काफी फर्क था। इवन जो स्ट्रॉन्गर थे उसमें भी आप देखोगे कि मर्फी उनसे काफी कंसेप्चुअली पोजिशनल प्ले में भी बेटर था। इसी वजह से टैक्टिक्स हो जाता था उसके फेवर में।
बिशप D3, देखिए बिशप को यूजफुल डायगोनल पे शिफ्ट किया। अब ब्लैक ने खेला D5, क्योंकि देख रहा है व्हाइट का D5 और E5 होने वाला है, पर ये D5 बहुत ही प्रीमैच्योर है। और आप मॉर्फी को देखोगे किस तरह से सेंटर को ओपन कर दे रहा है। E takes D5, क्वीन टेक्स D5, और अभी NC3 के लिए जल्दबाजी नहीं कर रहा है। NC3 को शायद QD6 हो जाए, तो पहले बिशप A3, कैसल स्टॉप हुआ, नाइट E7 को बिशप टेक्स E7, और इस डायगोनल को पकड़ लिया है। अब ब्लैक का किंग जो है बुरी तरह से फंस चुका है। ब्लैक ने खेला BE6, नाइट C3, QD7। व्हाइट टू प्ले बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है। यहाँ पे व्हाइट ब्लैक को बचने का चांस देना नहीं चाहता है, तो व्हाइट ने क्या करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आप सभी को यह मूव मिल गया होगा। एक तो दिखने में लग रहा है NE5 कर सकते हैं, पर उससे भी स्ट्रॉन्ग मूव इंस्टेंट D5। बिशप के पास अच्छा जगह नहीं है, तो फायदा उठा रहे। बिशप टेक्स D5, नाइट टेक्स D5, क्वीन टेक्स D5, किंग सेंटर में फंस चुका है, रूक E1 चेक। और यहाँ पे ब्लैक समझ गया कि पोजीशन लॉस्ट है आउटराइट, कोई मूव ही नहीं है। NE7 को RE7 लॉस्ट, और यहाँ पे उसने रिजाइन किया। KD8 के बाद क्या आप व्हाइट का स्ट्रॉन्ग मूव ढूंढ सकते हो। देखिए क्वीन अनसपोर्टेड है, किंग सेंटर में फंस रहा है, और यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव बिशप C4, पिंड क्वीन पे अटैक। अब देखिए क्वीन आइदर यहाँ पे दे ही देना पड़ेगा फ्री में, या तो फिर क्वीन टेक्स D1, उसको रूक D1, और KC8 को रूक E8 चेकमेट। और व्हाइट बहुत ही इजीली आप देखोगे इस गेम में ब्लैक को कोई चांस ही नहीं मिला। ऑफ कोर्स ब्लैक का प्ले आप कहोगे पुअर था, डेवलप नहीं कर रहा था, तो हमारा पॉइंट प्रूव होता है कि मॉर्फी को ये जो कंसेप्ट से देखिए उस समय काफी क्लियरली पता था। अब चलते हैं सेकंड गेम पर। दूसरा गेम जो है मॉर्फी वर्सेस लॉर्ड लिटिलटन है। फिर से हम देखेंगे मॉर्फी ने कैसे गैम्बिट का यूज किया। E4, E5, F4, इस बार किंग्स गैम्बिट। किंग्स गैम्बिट बहुत पुराना ओपनिंग है, लगभग 400-500 साल से बहुत पॉपुलर है, और आप मॉर्फी के प्ले में देखोगे कैसे पोजिशनल टचेस है। E takes F4, नाइट F3, G5, ये एक मेन लाइन था। अभी ब्लैक का थ्रेड G4 है, और उसके बाद QH4 चेक आएगा, तो व्हाइट करता है H4, G4, नाइट E5। ये एक मेन लाइन है, इजरिट्स्की गैम्बिट कहते हैं इसको। D6, उसको नाइट टेक्स G4। ब्लैक ने किया BE7। ब्लैक इस डायगोनल का वीकनेस एक्सप्लॉइट करना चाहता है, पर जैसे कि किंग्स गैम्बिट में होता है, सेंटर का जो वैल्यू है और डेवलपमेंट का, वो इस किंग सेफ्टी के रिलेटिव में आप देखोगे उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। व्हाइट ने सिंपल इग्नोर किया D4, बिशप H4 चेक, नाइट F2। देखिए कैसल ब्रेक होने दे रहा है, लेकिन कैसल ब्रेक होने के बाद भी किंग F2 पे काफी सेफ है, और कई बार G1 पे आके टोटली सेफ, क्योंकि रूक को H1 पे से हम डेवलप्ड ही समझ रहे हैं, और बाकी पीसेस बहुत जल्दी आ जाएंगे। F7 का वीकनेस भी है। ब्लैक ने खेला NF6, E4 अटैक्ट, नाइट C3, और पहला मिस्टेक QE7। ब्लैक जो है E4 पॉइंट को लेना चाहता है, और सोच रहा है कि क्वीन E4 पे वेल प्लेस्ड भी हो जाएगा। तो अभी आप देखोगे टिपिकल 20th सेंचुरी मास्टर की तरह मॉर्फी ने यहाँ पे सिर्फ डेवलपमेंट पे जोर दिया, और मटेरियल जो है एक्सचेंज होके डेवलपमेंट में ज्यादा होके कॉम्बिनेशन करने का ट्राई किया। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों ने भी ये मूव ढूंढा होगा। NE4 अलाउ कर सकता है, तो व्हाइट ने खेला बिशप F4। NG4 को जैसे मैंने बताया जस्ट KG1 होता था, तो नाइट टेक्स E4, नाइट टेक्स E4, क्वीन E4। दिखने में लग रहा है बिशप हैंगिंग है तो मूव वेस्ट होगा, पर किंग सेंटर में है, और व्हाइट का किंग ब्लैक किंग से थोड़ा सेफ ज्यादा है। व्हाइट टू प्ले एंड विन हो गया। क्या आप ढूंढ सकते हो यहाँ पे? तो मॉर्फी ने खेला सबसे ऑब्वियस मूव, देखिए बिशप B5 चेक। पॉइंट ये अब किंग हिलाना फोर्स्ड है। C6 या BD7 को RE1 में क्वीन पिन हो जाएगी। किंग D8 को BG5 में अब देखिए किस तरह से क्वीन E7 फोर्स्ड, नहीं तो F6 को BF6 आ रहा है, तो इसका मतलब KF8 फोर्स्ड। और यहाँ पे भी मॉर्फी ने बहुत अच्छा फिनिशिंग किया। बिशप H6 चेक, KG8, और यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव रूक H5। G5 स्क्वायर का वीकनेस एक्सप्लॉइट करना चाह रहा है। रूक G5 से मेट होगा, यानी क्वीन दे देना पड़ेगा, तो ओनली मूव बिशप F5। अब आइडिया है रूक G5 को BG6,
तो मॉर्फी ने खेला गुड मूव QD2, डबल थ्रेट है, इतना ज्यादा डेवलपमेंट है। अब देखो डेवलपमेंट के एडवांटेज को कितने अच्छे तरह से मॉर्फी पहचानता था। काफी लोगों ने मॉर्फी के बाकी फेमस गेम्स देखे होंगे, जो ओपरा वाला गेम है ड्यूक्स ऑफ ब्रुंसविच के साथ, 2 प्लेयर्स के साथ, वो बहुत फेमस है। मॉर्फी के काफी गेम्स जो है बहुत ज्यादा फेमस है, पर मैं स्पेशली दूसरे गेम्स थोड़े डिस्कस कर रहा हूँ जो कम फेमस है, लेकिन उसमें से मॉर्फी का जो स्टाइल है वो पता चलता है किस तरह से मॉडर्न मास्टर्स ने आगे चल के इस स्टाइल को बहुत इजीली अडॉप्ट कर लिया। अब आप देख सकते हो 2 थ्रेट है, एक है क्वीन G5 फॉलोड बाय क्वीन D8 जिसमें मेट होगा, दूसरा है जस्ट रुकी 1, और इन दोनों के अगेंस्ट कोई डिफेंस नहीं है। NC6 करने से सीधा बिशप C6, B टेक्स C6, आप देख सकते हो QG5 चेक, BG6 और क्वीन F6 के बाद फोर्स्ड मेट था। तो ब्लैक प्लेयर ने BG6 खेला, उसको RE1, और यहाँ पे ब्लैक ने रिजाइन किया क्योंकि अब ज्यादा कुछ करने को है नहीं, क्वीन अटैक्ड है और क्वीन हिलाने से E8 पर मेट होने वाला है। तो मुझे उम्मीद है आपको मॉर्फी के गेम से कुछ जरूर सीखने मिला होगा, और हम आगे चल के मॉर्फी के कुछ और इंटरेस्टिंग गेम्स देखेंगे। इस तरह से हम आगे धीरे धीरे एक एक वर्ल्ड चैंपियन पे हम कवरेज बढ़ाते जाएंगे। आपको ये लेसन्स कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।